Okay, good morning everyone. तो आपको पता है ना कि हाउ टू यूज दिस प्लेटफॉर्म, भी थोड़ा आइडिया लग गया। ठीक है, चलो गुड। तो इसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, अगर कोई और आ रहा है ना 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। तब तक बताओ भाई। हाँ, तो सब लोगों का 10th का रिजल्ट आ गया? सबका आ गया? कैसे कैसे मार्क्स आए 10th में? ओके, गुड गुड जश, गुड मनीष। और लोग भेजो अपने मार्क्स कैसे आए। जस्ट ये सारे एडमिन से पूछना है ना, दे आर गोइंग टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। आप लोगों का ओरिएंटेशन घनश्याम सर ने ले लिया था ना? तो सर ने क्या क्या बताया, कोई बताएगा मुझे हाथ उठा के? यू कैन रेज योर हैंड। हेलो सर। हाँ उनका वेबिनार जैसा नहीं था, उनका वो सादा जूम मीटिंग रहता है ना, वैसे। हाँ, कोई तो बात नहीं। हम वो ये मैंने भी जूम मीटिंग ही किया था, लेकिन इसमें ये वेबिनार शेड्यूल हो गया है, तो अभी फिर से लिंक भेजूंगा तो उसमें टाइम जाएगा। इससे बेटर है फिर इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। करेगा। हाँ, तो क्या बताया सर ने? सर बता रहे थे कि आप म्यूट रहोगे, फिर आपको अनम्यूट करेंगे, हैंड रेस करना पड़ेगा। ठीक ऐसे है, ही इस बैंक में जैसे था वैसे। ओके ओके, ठीक है। तो और पढ़ाई के बारे में कुछ बताया? आपके टेस्ट होंगे एंड कि मतलब TWT टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट। TWT मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, और आपके क्यूमुलेटिव एग्जाम भी होंगे जिनको CT बोलते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट। तो उसमें 3-4 चैप्टर एक साथ आएंगे, ठीक है। मेंस और एडवांस के भी टेस्ट होंगे। चलो ठीक है, ये सब बातें बता दी गई। चलो फिर, तो कुछ और बातें आज हम लोग करेंगे, कुछ बातें केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अच्छा हाँ, मैंने ये तो बताया नहीं मैं कौन हूँ। तो माय नेम इज STCH सर, शिवम तिवारी। CH इज फॉर केमिस्ट्री, STCH। एंड मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओवर हियर। तो और कोई अगर जो भी डाउट है ना, तो सबसे पहली जो चीज है जो मुझे लगती है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि बच्चों को टीचर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सबसे पहला काम। ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न एनी सब्जेक्ट, आपको अपने टीचर के साथ एक एक बॉन्ड बनाना है। अगर आपका बॉन्ड अच्छा बन गया तो आपकी लर्निंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपनी बात कह सको, अपने डाउट पूछ सको, उसमें झिझको मत, है ना। कोई ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आया लेकिन हम पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है आप लोगों के लिए, कि जो भी आपको टीचर जो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है उसके साथ बिंदास एकदम हो गए पूछो अपने डाउट्स। डाउट्स पूछो, इंटरेक्ट करो, ठीक है। तो जब तुम इंटरेक्ट करोगे धीरे धीरे, राइट,
तो फिर क्या होगा, अगर आप इंटरेक्ट करते रहोगे धीरे धीरे तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी, देन यू आर गोइंग टू फॉलो कि जो टीचर कह रहा है उसकी बात पूरी माननी है। तो अगर मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला है कितना होमवर्क करना है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक, कि जो मैं बोलूँ वो आप फॉलो करो, जो आप बोलो वो मैं आपको बताऊं, ठीक है, राइट। ये तो हो गई सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब दूसरी बात कि पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी। बहुत सारे बच्चे हैं जो, अच्छा कोई बताएगा कि इतने दिन क्या किया, है ना, 10th पढ़ाई तो करी नहीं होगी, क्या किया बीच में आपका मेन टाइम कहाँ गया। अभी 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए, ये बात बहुत पहले आ गई थी। अच्छा, तो हाथ उठाओ जस्ट। बताओ भाई, क्या पढ़ा तुमने। मेरे पास एक शेरलॉक होम्स बुक थी, वो पूरी रीड की मैंने। क्या है तुम्हारे पास। शेरलॉक होम्स की वो स्टोरी बुक थी। अच्छा, शेरलॉक होम्स की पूरी नॉवल टाइप की है, हाँ, ओके, हाँ, वो तुमने खत्म कर दी नहीं सर, खत्म नहीं की, तो थोड़ी बहुत रीड की थी स्टार्टिंग में, थोड़ा बोर हुआ, फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट किया एक बार और थोड़ा बहुत रीड किया था। अरे मैं राइट और रॉन्ग के हिसाब से नहीं पूछ रहा, जो तुमने सच में किया हो, मतलब ज्यादा किया हो, है ना। ये तो बहुत, कितना टाइम हुआ, मतलब अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को ये शायद पता चल गया था अप्रैल में कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, हाँ, है ना। और फिर पूरा अप्रैल मई जून अभी जुलाई आ गया, और जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो 4 महीने क्या किया, 3-4 महीने क्या किया जस्ट, सर बस गेम खेला या टीवी सीरीज देखी। नहीं, वो सब नहीं सर। नहीं देखा, अरे तो ये कोई गलत थोड़ी ना, जो कर रहे हो वो बोलोगे ना। सर बीच में है ना 5 दिन का कोई समर कैंप था इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो अटेंड किया था मैंने। अरे यार अच्छी बातें नहीं बतानी, मैं बुरी बातें पूछ रहा हूँ, ये अच्छी बातें बता रहा है, मैंने पढ़ाई करी सच में क्या किया इतने दिन। सर दिन में कम से कम 1 घंटा, मतलब 1-2 घंटा फोन में गेम खेलता था। कौन सा गेम खेलता था भाई, पूछना है। सर पहले कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था जब तक पबजी नहीं आया था। अभी थोड़े दिन, 1-2 दिन, अभी 1-2 हफ्ते हुए अभी थोड़ा पबजी खेलता हूँ। पबजी, यस, ठीक है। और बताओ, और कौन है। स्वयं, यू वर सेइंग समथिंग। चलो, अरे हमें पता है यार, तुम लोगों ने खूब मस्ती करी है तो इसमें ऐसे बोलोगे कि सर हमने कोई पाप कर दिया, नहीं कोई बात नहीं। देखो हर चीज का टाइम होता है, इम्पोर्टेंट यही है कि टाइम पे ना समझ जाना चाहिए। तो देखो गेम खेलने का टाइम अब खत्म हो गया है, अगर सच में पढ़ाई अच्छे से करनी है तो अभी थोड़ा गेम से दूर रहो यार। बाकी तो देखो ऑनलाइन है, तो रोज कोई चेक तो कर नहीं सकता है कि तुम कितना गेम खेल रहे हो। सो दिस इज अप टू यू, आई एम लीविंग टू यू ऑन योर सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि ये एडिक्शन है, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी खेला है ठीक है। तो एडिक्शन इतना ज्यादा है कि इवन दो यू वांट टू बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तब भी मुश्किल होता है, मतलब, है ना। पहले तो लगता है कि चलो 1 घंटे ही खेलेंगे, है ना, टाइम जब पढ़ाई के बीच में खेलेंगे, और उसमें भी कई बार फ्रेंड्स बुलाते रहते हैं, आजा भाई ज्वाइन कर ले, है ना, राइट। तो पढ़ाई के बीच में ही खेलेंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, कंट्रोल हो नहीं पाता। अभी हम इतने मैच्योर नहीं है कि हमें पता है कि कब, व्हेन टू स्टॉप। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे साथ है वो ये है कि हमें यही नहीं पता है व्हेन टू स्टॉप, ठीक है, कि रुक कब जाना है, किसको कब इम्पोर्टेंस देनी है। तो जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल कम है, तो अच्छी बात यह है कि उससे दूर रहो अभी, ठीक है। अब मैं जो ये कह रहा हूँ ये मतलब कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट सही बात तो यही है, पढ़ाई करना है अगर, अच्छा कॉलेज जाना है, अच्छे कॉलेज जान, देखो दो, मैंने तो हमेशा ये बोलता हूँ, देखो 2 साल है,
इन दोनों साल 2 साल के बाद भी कोई भी गेम, कोई भी मूवी, कोई भी टीवी सीरीज कहीं नहीं जा रही, वहीं है। अब 2 साल पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके बाद आपके पास खूब टाइम है अपनी लाइफ को किस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, क्या-क्या चीजें करनी है, कैसे पर्सनालिटी ग्रो करनी है अपनी, क्या-क्या कर सकते हो, उसके लिए खूब टाइम मिलता है। कॉलेज तो सभी आप लोगों ने जितनी स्टोरी सुनी होंगी, उसमें सबने बताया होगा कॉलेज इज सच अ प्लेस जहाँ पे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। मतलब जिंदगी की खुशियाँ उससे ज़्यादा नहीं हो सकती कहीं। कोई कंट्रोल नहीं पेरेंट्स का, पॉकेट मनी भर-भर के आ रही है, जितने ऐश और आराम करने हैं, कॉलेज में होते हैं। सही है ना? एग्री? है किसी ने सुना है ये सब? अरे हाँ यार, ना बोलना पड़ेगा या हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाओ, जो मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने ऐसी स्टोरी सुन रखी है। जल्दी उठाओ, है ना? सब बस 4-5 लोगों ने सुनी है। अरे यार, तुम लोग पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हो। ठीक है, तो केवल 5 लोगों को ये बता दी, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये जो 2 साल हैं वो तुम्हारी लेकिन लाइफ डिसाइड करेंगे। ठीक है? इन 2 सालों में आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है कि सच में आपको आगे स्ट्रगल करना है या थोड़ा कम स्ट्रगल करके भी काम चल जाएगा। स्ट्रगल तो देखो है ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़े आईआईटी में चला जाऊँगा और उसके बाद भी बिना मेहनत करे मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं, है ना? तो थोड़ी है, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है और कम ग्रोथ लेनी है या कम मेहनत करके ज़्यादा ग्रोथ लेनी है। ठीक है? अभी जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आपके सामने 2 कंपनी है, एक कंपनी है जिसकी कुछ ब्रांड वैल्यू है, राइट? 2 प्रोडक्ट हैं, कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसकी ब्रांड वैल्यू है, राइट? उसके पीछे कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी ठुके हुए हैं ना कि भाई ये यहाँ से प्रमाणित है ऐसा करके, और दूसरी ऐसे ही है। टू whom you are going to favor कि भैया इस किसका प्रोडक्ट ले लें, है ना? मतलब ओपन मन से बोलना है, जस्ट बिकॉज़ नॉट दैट कि मैंने बोला है तो मैं तो उल्टा ही चलूँगा वाला, है ना? तो आई थिंक 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हम ब्रांड वैल्यू पे जाएँगे। ठीक है? अगर ब्रांड वैल्यू वाली चीज़ें हैं उसको हम लेंगे, हम नॉर्मल चीज़ें नहीं लेंगे। सही कह रहा हूँ मैं? करेक्ट? तो ऐसा ही आप जब पास हो जाते हो कॉलेज से, जब आप सोशल लाइफ में जाते हो और आपका रिज्यूमे किसी कंपनी के सामने पहुंचता है, तो उसके पास तुम्हारा ही रिज्यूमे नहीं पहुंचा होता है, पता नहीं हजारों रिज्यूमे पहुंचे होते हैं। अब वो किसको इंटरव्यू के लिए भी इनवाइट करे तो वो क्या देखते हैं, दे आर गोइंग टू चेक कि ये कहाँ से पड़ा हुआ है, इस पे कौन सा ठप्पा लगा हुआ है। अरे भाई, अपना टैलेंट तो शोकेस आप तब करोगे ना जब आप किसी के सामने पहुंचोगे, किसी ने तो बुलाया ही नहीं, तब टैलेंट शोकेस करने में कितना टाइम जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? तो कॉलेज का ये इम्पैक्ट है, राइट? कॉलेज का ये इम्पैक्ट पड़ता है, और ये इम्पैक्ट केवल और केवल इन 2 सालों के बेसिस पे है बस। अगर आपका कॉलेज अच्छा हो गया, जहां-जहां पे आपका रिज्यूमे जाएगा, जहां-जहां पे आप जाओगे, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ऑब्वियसली वहां पे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक एक जो एज है ना वो मिलता है। ठीक है? एक बात और हमेशा याद रखो, जैसे अगर आप क्रिकेट टीम में बात करो, युवराज सिंह की या किसी और की, अभी मान लो अभी विराट कोहली की, किसी की बात करो, अगर आप कंटिन्यूअसली परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो लोग आपको प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है? मैं युवराज सिंह का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो उसने काफी अच्छा अच्छा भी परफॉर्म किया और बुरा भी परफॉर्म किया है। तो जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था सब उसको प्रमोट कर रहे थे, जब उसने बुरा परफॉर्म करना चालू किया तो टीम से बाहर निकाल दिया। ये नहीं कि भैया युवराज सिंह है, वर्ल्ड कप जिताया है, पुरानी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे इन्हें आगे भी कैरी करते रहे। ठीक है? तो आई थिंक आपको ये भी समझना है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर जो भी आप अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हो,
तभी तक लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं। आप सोचो कि आपने एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद आप बैठ के खाओगे तो नहीं होगा, है ना। तो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आपको साइडलाइन करते रहेंगे। तो थिंग इज कि मेहनत तो आपकी लाइफ का सत्य है अगर आपको आगे बढ़ना है ना। मतलब यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। अगर आप भागोगे तो सक्सेस आपसे भाग जाएगी, है ना। मेहनत आपका सत्य है कि करनी ही है, जितनी करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस मेहनत में भी अपना इंप्रेशन जमाना है, तो ये 2 साल है। उस मेहनत में भी आपको दिखाना है कि हाँ भाई हम कुछ हैं, हमें हर बार अपना आईक्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। या लोग तुम्हारे सामने खड़े हो तो सोचें अरे यार भाई ये बड़ा आईक्यू वाला बंदा है, इसके सामने मुंह ध्यान से खोलना, है ना। तो ये सारी जो जो चीजें हैं ना, वो आपको तभी हो सकती है जब आप कॉलेज अच्छा कर लो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम डिटरमाइंड है पढ़ने के लेके, हाथ जाओ। बस 9 लोग, बाकी लोग 8 लोग क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। पहले एक एक करके चलो मैं सबसे पूछता हूँ। मैंने कहा ना पहले हम लोग वी आर गोइंग टू लेट्स से हैव कन्वर्सेशन। तो सर्वेश नागरी, बेटा आज जाओ, तुम्हारी आवाज सुननी है। हाथ उठाओ बेटा। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, ठीक है। आज क्लास यही है, जानने पहचानने की क्लास है। यस सर, सर्वेश गुड अब मॉर्निंग बताओ सर। भाई, हाँ क्या है एम्बिशन लाइफ का? Sir, I want to become a pilot. Actually, I want to go in aeronautical engineering side. पहले तो ये समझ लो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड पायलट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आपको नासा ना उठा ले, ठीक है, तो अगर आप एरोनॉटिकल पहले ये समझ, अच्छा कितने लोगों को ये आइडिया है कि मतलब इंजीनियरिंग में करते क्या है, ये आइडिया है? तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इंजीनियर्स आर लाइक दे आर गोइंग टू बिल्ड द टेक्नोलॉजी, और जो भी आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं उनकी देखभाल करेंगे, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। तो इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, then your task is going to be let's say to set up everything, जिससे आपकी फ्लाइट जो है वो बिल्कुल, है ना, सही तरह से जाए। जहां पे भी जिस भी कंपनी, जैसे मान लो अगर आप काम कर रहे हो बोइंग के लिए, है ना, बोइंग एक कंपनी है जो एयरप्लेन बनाती है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेन चल रहा होगा। वहां पे कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में आपको आपका यूज होगा, जहाँ पे एरोनॉटिकल डायनेमिक स्टडी कर रहे होंगे कि प्लेन कैसा जाए, उसके विंग कैसे होने चाहिए, कितने डिग्री पर टिल्ट होने चाहिए। ऑल दोज इंजीनियरिंग पार्ट यू आर गोइंग टू बी देयर, है ना। आपको पायलट नहीं बनाया जाएगा, समझ में आया ये बात? तो अगर आप, जैसे कोई कहे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर से सबसे पहले दिमाग में ऑटोमोबाइल ही आता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको बैठा देंगे वो बिल्कुल, है ना, गाड़ी चलाने के लिए, समझ रहे हो। आपको क्या करना होगा, आपको पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे होंगे, वो प्रोसेस देखनी होगी कि सही पार्ट बन रहे हैं या नहीं। हो सकता है आप उनकी क्वालिटी कंट्रोल में हो, तो आप देखोगे ये पार्ट खराब है या नहीं है ना। यू विल सेट द पैरामीटर कि इतना अगर एरर होगा चल जाएगा, इससे ज्यादा एरर होगा हटा दो, है ना। एरर भी अलग अलग होंगी, कौन से क्रूशियल पार्ट हैं, कौन से क्रूशियल पार्ट नहीं है ना। इंजन के पार्ट होंगे तो तुम बोलोगे नहीं इसमें एरर नहीं चलेगी, अगर एरर हो जाएगी तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है ना, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और थोड़ा बहुत जैसे खिड़की वगैरह कुछ और किसी के पार्ट हैं, तो थोड़ा बहुत एरर चल जाएगी, समझ रहे हो, है ना। तो इंजीनियर का काम ये है, ठीक है। अब बताओ सर्वेश, क्या सेलेक्ट करो 2 में से, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? No, sir. It's been like I want to become a pilot,
but it's like it's necessary, it's not necessary, but as per my there should be 1 degree in our hand, so that's why I'm going in aeronautical engineering. After that I can go in flying school and become pilot. ओके ओके, दिस इज द प्लान, That's ठीक what है my सुगम। plan. ओके ओके, तो ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया भाई। और कौन है दूसरा? और कोई बताना चाहेगा? क्षितिज, यस, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? Yes, sir. Military officer. मिलिट्री ऑफिसर मींस यू वांट टू गो इनटू एनडीए। NDA. ओके, ठीक है भाई। और एनीवन एल्स? भाई बताओ धीरे धीरे करके। चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर। आदित्य शेट्टी 9th बी, बेस के स्टूडेंट हो पहले से ही, क्या है? स्वयं स्वयं माइक का ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, हाथ उठाना है मनीष, फिर मैं अलाउ करूंगा, देन यू कैन स्पीक। हाँ भाई बोलो, बताओ। सर मेरा प्लान ये है कि 2 साल साइंस में PCM ये करके फिर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो फिर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे स्टडी करूँ। ओके, सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिक कुछ है या फिर मतलब? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। Okay. चलो मैं तुम्हें थोड़ा ना, तुम लोगों को थोड़ा गाइड करता हूँ। चलो थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग वगैरह के इसके के बारे में बताता हूँ, राइट, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू फोकस, कैसे कंसंट्रेट करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, एंड सम मोर थिंग्स। देखो ये बात तो सबको क्लियर है कि सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जिसकी रेपुटेशन हो, जिसका कुछ कहने पे मतलब कुछ बात हो, लोग जाने, है ना, नॉलेज करें, एंड पैसा हो। दो चीजें हैं, फेम एंड मनी, बोथ एवरीवन वांट्स। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि उसे केवल एक ही चीज मिल जाए, दोनों चाहते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू अर्न, मतलब एक रेस्पेक्टेबल प्लेस आपको अर्न करना है, ठीक है, और इसी की लड़ाई है, सब लोग चाहते हैं, राइट, अकेले आप ही नहीं चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई द कंपटीशन इज देयर, राइट। यू हैव टू प्रूव कि आप दूसरों से बेहतर हो। तो पहले अपने अंदर झांको, क्या आप सच में दूसरों से बेहतर हो, है ना? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो दूसरों के अंदर नहीं है? अब वो क्वालिटी क्या है? इंटरपर्सनल स्किल, है ना? क्या आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल ऐसी अच्छी है कि आप कोई बात कहते हो, लोग आपकी बातों को समझ जाते हैं, राइट? अगर आप कुछ समझाओ तो लोग समझ जाते हैं, ऐसी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नहीं। कोई बहुत मान लो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, कुछ हो, और आपने लोगों को ऐसे समझाया हो कि लोग आपकी बात समझ गए हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही ना आ रहा हो, ये इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाता है, राइट। दूसरा, नॉलेज, हो सकता है किसी की इंटरपर्सनल स्किल थोड़ी वीक हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा बोलता नहीं हो, काइंड ऑफ, तो उसको अपनी दूसरी स्किल पे काम करना पड़ेगा। उसके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मतलब लोग आए तो उससे पूछते हुए तो, है ना, उसको सब पता हो, है ना, काइंड ऑफ। तो नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। कोई किसी का काम करने का तरीका, है ना, कि मतलब उसको पता है उसको पता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम कि किसको प्रायोरिटी देनी है ना। मान लो लाइफ में अगर कुछ नहीं जरूरत, कोई इंपॉर्टेंस, अभी किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है तो बढ़िया है, चल रही है, मजे कर रहे हैं लाइफ में, है ना। जैसे अभी 3 महीने तक कुछ नहीं था, कुछ क्लियरिटी नहीं थी क्या करना है क्या नहीं करना है, मजे कर रहे थे लाइफ में, राइट। अब पता चल गया है कि अब यार अब पेस में एडमिशन ले लिया है तो पढ़ाई करनी है, राइट। पता है कि 2 साल पढ़ाई करनी है, फिर कॉलेज पहुंच जाएंगे, फिर मजे कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये सब छोटी छोटी स्किल्स हैं, और ये सब स्किल जिसकी जो जो अच्छी हो जाए वो उन पे वर्क कर लो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छी रेपुटेशन, अच्छी पोजीशन, अच्छा पैसा कमाने के लिए आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ भी।
जिससे आप ये शोकेस करो कि आप लोगों से अलग हो या आप ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है, तो आपको पहले तो ये करना है कि क्या आप मेहनती हो, क्या आप ये कर सकते हो या वो कर सकते हो, जो भी है ना, ये स्किल आपको समझ में आ गई। सेट। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग या फिर अलग अलग बैकग्राउंड की, जैसे कई लोगों ने बोला एनडीए वगैरह। अभी क्या है ना, 10th में बच्चों आप सबका दिमाग जो है वो पूरा ऐसा डेवलप नहीं है कि हमें यही करना है। अभी बस आपने सुन रखा है कि ये चीज ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है ना। अभी आप एक्सप्लोर करोगे, है ना। जैसे मान लो एक शादी में जाओ खाना खाने के लिए, आप प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आपके दिमाग में हो कि मुझे ये वाली डिश बहुत अच्छी लगती है ना। लेकिन वहां आप पहुंचे, आपने खाया, आपको अच्छी नहीं लगी। ऐसा भी तो होता है ना कि हमारी एक फैसिनेशन होती है, और जब वो काम करने जाते हैं तो पता चलता है अरे यार कुछ और करना था। तो इस डायलेमा से कैसे बचें, कोई बताएगा? इस डायलेमा से कैसे बचें? ऐसा ऐसा समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि मतलब जो हम करना चाहते हैं, जो वही हमारे लिए बेस्ट है, वही हमारी पर्सनालिटी को सूट करता है, या वही मेरे लिए अच्छा रहेगा, इस डायलेमा से कैसे बचें? कौन बताएगा? बताओ, एक कोई, किसी को तो बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। चलो दीपांशु उपाध्याय, तुम बताओ। ये कैरियर काउंसलिंग टाइप का भी हो जाएगा ये सेशन। दीपांशु, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे बेटा हाथ तो उठाओ, अगर तभी आप रेज हैंड कर पाओगे, तभी मैं आपको अलाउ कर पाऊंगा। पहले रेज हैंड करो। हाँ, हेलो, अभी आवाज आ रही है? अब नाउ यू कैन स्पीक। हाँ सर, सर अभी आवाज आ रही है आपकी। ओके, तो बताओ भाई, ये डायलेमा है तुम्हारे अंदर कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसा कभी होता है? इस एज पे ज्यादा होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कभी कभी होता है। क्या क्या लाइफ में क्या करना चाहते हो? एनी एम्बिशन, एनी एम? सर नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ। नेवी ज्वाइन करना चाहते हो? हाँ अच्छा, क्यों? ऐसे मैं कुछ पूछूं तो? सर, बचपन से मेरा मतलब मुझे नेवी ऑफिसर बनना था। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्यों बनना था, मतलब क्या ऐसा था फैसिनेटेड जो आपको लगा कि नेवी ऑफिसर्स के पास होता है और मेरे पास होना चाहिए? सर उनका वर्किंग मतलब जिस टाइप से वो लोग काम करते हैं। अच्छा, तो वो क्या काम, मतलब कुछ ऐसा समझाओ ना जिससे हमें हमें भी रियलाइज हो, अरे हाँ ये ऐसा, ये है उसमें पॉइंट। सर वहाँ पे मतलब सर जिस टाइप से वो लोग सर हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, जैसे कि सर अभी जैसे कभी सुनामी आई तो सर कितने हमारे नेवी ऑफिसर्स ने कितने लोगों की जान बचाई थी। ओके, सो इन द क्राइसिस, हाँ इन how द let's क्राइसिस। say how they are operating, you are fascinated with that. यस सर। वैसे ये थोड़ा रिस्की नहीं है? कोई कह रहा है कि मैं को फैसिनेशन इस चीज का है कि कुछ क्राइसिस आ रही है तो मैं वहां पे यूजफुल हो जाऊं। घर वाले सुन लेंगे तो कहेंगे ये लड़का मरना चाहता है क्या? हाँ सर, घर वालों का यही रिएक्शन रहता है। अच्छा चलो ठीक है, गुड। तो देखो, है ना, तो ये सब मतलब अच्छी बातें हैं कि मतलब आपके दिमाग में कुछ कुछ है, आपके दिमाग में कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट थ्रू द टाइम, जब अगर अपने आप को आप चाहते हो कि रिस्क फ्री, या है ना, चीजें हमें करनी है और हमें देखना है कि सच में यही हमें अच्छा लग रहा है या नहीं, यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स। ठीक है, यू डोंट नीड टू बी प्री ऑक्यूपाइड विद वन थिंग कि हम यही करेंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो 10th में सोचते हैं कि हम ये करेंगे, और फिर उसके बाद वो ध्यान नहीं देते बाकी सारी चीजों पे। वो ध्यान नहीं देते, पता चलता है वहां पहुंचे, वहां सिलेक्शन ही नहीं हुआ, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने कहा कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है,
कोई है तो नहीं यहाँ पे ऐसा आर्किटेक्ट वाला? एनीवन जो कहे कि मुझे आर्किटेक्ट करना है? कोई नहीं, चलो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो मान लो किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि मुझे सर आर्किटेक्ट करना है और मैं बस मैथ्स पे ध्यान दे रहा हूँ, लेट्स से। तो उसने पूरी अच्छी तरह से तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं करी, है ना, जस्ट अपने आप को ये बोला कि यार ठीक है मेरे लिए तो ये सब है नहीं, राइट। पता चला कि आपको वहां पे अच्छा कॉलेज ही नहीं मिला आर्किटेक्ट में। आप ना तो आपका, क्योंकि वो आपका दिमाग ऐसा हो गया, आपका कम मेहनत करने का दिमाग हो गया आपका। आप हमेशा एक्सक्यूज फाइंड करते रहे, जब भी मेहनत करने की बात आई तो आप कहते रहे कि मुझे तो ये करना है ना, मुझे कुछ और करना है, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी 11th-12th चल रहा है, तो अभी क्या होगा, जितने भी मतलब पेरेंट्स होंगे वो अभी आपको फोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा कहोगे कि मुझे तो कुछ और करना है, राइट। तो आप पढ़ाई पे थोड़ा आपका दिमाग जो आइडिया है ना वो अलग, दिमाग अलग हो जाएगा। और ये जो हैबिट है ना, यही फेलियर का पहला रीजन है। तो सबसे पहले सीखना ये है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू हैव टू डू, जो तुम कर रहे हो, है ना, जो तुमने अभी प्लान किया है कि मुझे ये काम करना है, अभी यहाँ पे 11th-12th में पढ़ाई करनी है, इस पे पहले फोकस करना है। अगर आप अच्छे नहीं हो पाए, है ना, तो आपका जो माइंड है ना वही ऐसा हो जाता है कि आप उतनी मेहनत कर ही नहीं पाते हो, तो स्लिप अप होने लग जाती हैं, ग्रास्प नहीं होती बनती है उतनी अच्छी। तो चल आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ आर्किटेक्ट में, यहाँ हुआ तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो फिर जितने भी ड्रीम बनाए थे वो सब कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते। तो पहली चीज तो ये कि जो कर रहे हो वो अच्छे से करना है, ठीक है। वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड कि भैया मुझे पीसीएम की तैयारी करनी है, तो उस पर पहले ग्रास्प बनाओ, क्योंकि सब चीजों का हर एग्जाम में, है ना, इनमें से कुछ ना कुछ तो आता ही है, ठीक है। हर एग्जाम में, मतलब किसी एग्जाम में मैथ्स आ जाएगा, किसी एग्जाम में पीसीएम, तीनों आ जाएंगे, बट ये आएगा ही ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये आगे भी यूज होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का, मेनली केमिस्ट्री का, है ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारी लाइफ में, क्या है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी 10th में बहुत सारे बच्चे ये सब पूछते रहते हैं, या फिर इतनी डिफिकल्ट मैथ्स कौन पूछता है ना। अभी जो जो मैथ्स पढ़ोगे वो थोड़ी डिफिकल्ट मैथ्स आएगी। तो मैं हर उस बच्चे से बोलना चाहता हूँ जो ये सारे क्वेश्चन सोचते हैं अपने दिमाग में, उनके लिए ये है कि देखो भाई, हर चीज का यूज डायरेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, कई चीजों का यूज इनडायरेक्ट होता है। तो ये जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इन 2 सालों में, है ना, क्योंकि 10th तक तो बहुत मतलब आसान है चीजें, उससे काफी गुना डिफिकल्ट हो जाती है 11th और 12th में। तो कई बच्चों को ये बात पता भी होगी कि भाई यार 11th-12th इज लिटिल बिट डिफिकल्ट है भाई, है ना, ये पता है ये बात। है ना, 11th-12th में थोड़ा चीजें डिफिकल्ट है। हाँ तो जाओ देखते हैं कितने लोगों को पता है। अब क्या होता है कि जब ये पहले से ही दिमाग में है डिफिकल्ट वाली बात, तो पहले से ही डर तो एक बना हुआ है वो डर अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि वो तुम्हें बोलेगा कि भाई तुम पढ़ाई करो वरना पीछे रह जाओगे, और बुरा इसलिए है कि अगर आप उससे गिव अप मार गए उसी डर को देख के, तो फिर तो आगे आपकी नैया पार होगी ही नहीं, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये जो कोर्सेज हैं जो डिराइव किए गए हैं उनका हो सकता है डायरेक्टली यूज, अगर आप जैसे मान लो कोई बन जाए नॉर्मल मर्चेंट नेवी में, ठीक है, मान लो किसी ने बोला है नेवी में जाना है, तो हो सकता है उसे लगे यार मैथ्स मेरे क्या काम आए। अरे भाई मैथ्स आपके किसी ना किसी लाइफ में काम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसने आपका दिमाग खोला है। जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, जिसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी सोच खुल जाएगी, है ना। आप वो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसमें अपना दिमाग लगाओगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, देन यू विल फाइंड अ वे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओवरऑल क्या इससे होता है, उससे एनालिटिकल स्किल खुलती है। जितनी प्रैक्टिस आप 11th-12th में ये पीसीएम में करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, जितने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे, उतनी आपकी सोच खुलेगी। उससे फायदा क्या होगा, लीडरशिप रोल में फायदा होगा,
जब कहीं आप किसी पोजीशन पे पहुंचोगे, आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव ओनली, और मतलब जो कन्वेंशनल मेथड है ना, उसके हिसाब से सॉल्यूशन नहीं होंगे कि बुक मैनुअल में ये लिखा हुआ है तो यही हमें करना है। यू हैव ए ओपन माइंड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखो। कैसे आएगी? जब आपको सब कुछ पता होगा तब आएगी। एक एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि आपको आपके घर, आपके जो भी शहर, जो भी सिटी है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मैं ये बोलूं, और मैं बोलूं कि सबसे जल्दी जाना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपने वो पूरा एरिया चप्पा चप्पा उसका पूरा छान मारा है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता होगा और आप बोलोगे कि इस पाथ से जाएंगे, यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा या यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही सबसे शॉर्टकट है ना, क्योंकि आपको सब का चप्पा चप्पा पता है। और अगर आपको केबल चप्पा चप्पा नहीं पता है, आपको वही कन्वेंशनल गूगल मैप वाला पाथ पता है, तो आप बस वो गूगल मैप वाले पाथ पे ही जाओगे। ठीक है, तो बताओ किसको सक्सेस ज्यादा मिली? कौन जल्दी सक्सेसफुल हुआ? पहला वाला, जिसको चप्पा चप्पा पता था कि भैया ये यहाँ पे है, यहाँ से जाएंगे, ये शॉर्टकट लेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल से काम तो हो जाएगा लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी, है ना, अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो यही है। अब ये पूरी नॉलेज कैसे आई चप्पा चप्पा छान मारेगी? जब तुमने एक्चुअली में अपनी अपनी स्कूटी या जो भी बाइक लेके पूरा घूमा होगा, तभी तो तुम्हें पता चला बैठ के कि अच्छा यहाँ पे ये वाली शॉप है, यहाँ पे ये है, ये मार्केट में ये फेमस है, काइंड ऑफ। जब आपने पूरी मेहनत कर रखी है तभी पता चला ना शॉर्टकट कौन सा है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तभी आई ना। सही है ना? तो जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी चीजों की, जब आपको पता होगा, देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड दिस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, है ना। दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात भाई, एक बात समझो कि जिन लोगों ने भी ये सिलेबस डिजाइन किया है, वो हम लोगों से तो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, राइट। बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जिन्होंने ये डिराइव किया है ना। कोई पीएचडी होगा, कोई कहीं पे होगा, और फेमस, है ना, पर्सनालिटी होंगी, राइट, है ना, आईएएस वगैरह, ऐसे लोग, इन लोगों ने ये सिलेबस डिजाइन किया, तो भाई इनके अंदर ये समझ होगी ना कि ये क्यों डालना है, क्यों पढ़ाना है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा तभी तो। वरना दुनिया में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमसे नहीं कहा गया पढ़ो, राइट। सही है ना? तो इसलिए ये सारे डाउट की ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों नहीं पढ़ना है, इसका क्या यूज है, ये सब नहीं रखना है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, किसी को भी ये डाउट नहीं आना चाहिए। सारी की सारी चीजें जो 11th-12th में आप पढ़ोगे, वो कभी ना कभी लाइफ में आपके यूज आएंगी, और उससे आपका दिमाग शार्प होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, है ना। अगर आप लोग जो भी एरिया में टारगेट कर रहे हो, अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? मतलब अभी तक जितने लोगों से बात की, कोई मर्चेंट नेवी, कोई नेवी, कोई आर्मी, है ना, कोई पायलट बनना चाह रहा है। कोई कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया हमारा टारगेट है जेई मेन। बस इतने ही लोग हैं, 9 लोग हैं। हाथ उठाना है। ठीक है, तो देखो, हमें बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई कैसे करें, है ना। ये जो बात है, इस पे कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी चीजें जिससे जिससे हमें मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी कंपैरिजन टू, लेट्स से, जो हम कन्वेंशनल मेथड कर रहे हैं उससे। तो पहला काम ये है सब लोगों के लिए कि जैसे ही आप क्लास सुन लो, उसके बाद उसी क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है। क्लास में आपकी अटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अटेंशन होगी उतना अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, कोई मुझे ऐसा रिकॉल करो अपने आप को कि 10th तक
कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको बहुत समझ में आया होगा, है ना, मतलब या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, वो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा और आपका बड़ा इंटरेस्ट बन गया होगा उस सब्जेक्ट में, है ना। सबके साथ एक सब्जेक्ट तो होगा ही यार अभी तक, है ना, कोई कितना भी पढ़ने में वीक हो, कम से कम उसे एक सब्जेक्ट तो ऐसा लगता होगा, हाँ इसमें मुझे अच्छा लगता है ना, अभी तक 10th तक। या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तो रहा होगा जो उसे ऐसा लगा होगा, इसमें तो मुझे बिल्कुल महारत हासिल हो गई, मुझे पूरा समझ में आ गया, है ना। अब सोचो उसके पीछे की रीजन क्या है, क्या ऐसे रीजन है जिसके कारण वो आपको टॉपिक या सब्जेक्ट सबसे अच्छा समझ में आए। चलो बताओ भाई, हाथ उठाओ और बताओ, देखते हैं। मनीष। हेलो। हाँ हाँ। सर। हम्म सर मुझे अलजेब्रा ज्यादा पसंद आया था, क्यों क्यों आया? क्योंकि अलजेब्रा में मेरे अच्छे मार्क्स भी आते थे और मेरा उसमें मतलब बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा ध्यान मैं अलजेब्रा पे देता था। करेक्ट। तो देखो, दो इंपॉर्टेंट बातें, एक सक्सेस मिली तो इंस्पिरेशन मिली, नंबर आए तो अच्छा लगने लग गया कि भाई हाँ ऐसा होता भी है। जैसे कोई कहे कि यार तुम, मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी है और मुझसे कोई कहे यार आप ऑरेंज में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आई फील लाइक यार सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो मैं उसे ज्यादा पहनूंगा। होता है ना ऐसा, यस। लोग तारीफ करें, अगर आपको अप्रिशिएशन मिले, देन यू फील लाइक हाँ यार ये शायद मेरे लिए अच्छा है, तो आप उसमें लग जाते हो। और राइट, तो एक तो ये हो गया कि सक्सेस आपको मिली, इसीलिए मार्क्स आने जरूरी है पहले, तो उससे इंटरेस्ट बनता है। दूसरा, इसने मेहनत ज्यादा करी उस पर। लेकिन इन सब चीजों के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन विद द टीचर एज वेल एज सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को, कोई एक टीचर ऐसा है कि उसके पढ़ाने का स्टाइल बड़ा पसंद है, या वो टीचर बड़ा पसंद है, बोलने का स्टाइल पसंद है, वॉट एवर इज द रीजन, एंड यू फॉलो हिम, तो वो सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, है ना, कि मतलब ये वाले सर ने बोल दिया है, ये तो करना ही करना है है ना ऐसा, है कोई बोलेगा भाई हाँ ना, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं, यू कैन ऑल्सो राइट यस और नो चैट में। देखो ये पूरा ना, जो भी ये आज का सेशन यही है कि घुल मिलना है, समझना है ना, आप लोगों की थिंकिंग मुझे समझनी है और मेरी थिंकिंग आपको समझनी है। ठीक है, तो जितना इंटरेक्ट करेंगे ना उतना फिर पता चलेगा, हाँ भाई हाँ राइट, सही है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन पर्टिकुलर डे पे आपने बड़ा ध्यान से सुना क्लास को और आपको पूरा क्लास समझ में आया, है ना, उस क्लास को आपने बड़ा ध्यान से सुना और वो पूरा क्लास आपको पूरा समझ में आया, आपको लगा कि मुझे आ गया, तो आपका इंटरेस्ट बन गया, चलो इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। राइट, सही है ना। तो फिर आपने कहा यार हाँ अब मुझे ये, और ऐसा अगर 1 वीक 2 वीक तक हो गया, तो आप कहोगे यार यार ये वाले टीचर सबसे बढ़िया लगते हैं मुझे और ये सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लगता है। ठीक है, राइट। तो जो बेसिक थिंग है वो है अंडरस्टैंडिंग इन क्लास। हाँ बोल दीपांशु, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके ठीक है, तो जश आप कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास में बस अच्छी बन जाए, और उसके लिए जरूरी क्या है, अटेंटिव होना। जब टीचर आपको कुछ समझा रहा है, देखो सबका बेसिक अलग अलग है, किसी ने बहुत मेहनत करी होगी 10th तक, है ना, तो उसकी ऑब्वियसली उसका दिमाग थोड़ा खुल गया है, उसकी इमेजिनेशन थोड़ी खुल गई है, तो वो जल्दी समझ जाएगा। कोई ऐसा होगा जिसने मेहनत थोड़ी कम करी है, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बट अगर आपको कोई चीज पढ़ाई जा रही है और आपने उस पर काम नहीं किया, उसको समझा नहीं उसी टाइम पे, तो फिर वो आगे समझ में आ जाएगा, इसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि फिर आपको उसको समझने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और इधर उधर देखना पड़ेगा, है ना, या फिर अलग से वीडियो लेक्चर फिर से दोबारा देखना पड़ेगा 1-2 बार, और इट विल टेक टाइम, है ना, उसमें टाइम लगेगा। तो हर बार टाइम मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो क्लास में आपकी अटेंशन बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% होनी चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं। जैसे अभी है ना, अभी मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ ना, तो सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो पढ़ाई की बातें होगी तो सबका दिमाग इधर उधर भाग जाता है, होता है ना। अभी 10th तक ऑनलाइन है तो आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा, है ना, कि कितनी अटेंशन बनती है, कितना टीचर बोलता है तो हम सुनते हैं, राइट। तो क्लास में अटेंशन बहुत अच्छी रखनी है, पहली बात। क्लास में अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको उसी टाइम पे हाथ उठा के पूछ लेना है कि सर ये मुझे दोबारा समझा दो, या ये कैसे हुआ मुझे नहीं समझ में आया, काइंड ऑफ। ठीक है, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे आदत डाल लो कि ये समझना है। ठीक है, अब क्लास में अगर आपको समझ में आ गया, हर दिन अगर आप, इसका मतलब क्या है, क्लास में समझ में आ गया क्या मतलब, सिंपल सा मतलब ये है, जितना आज मैंने पकाया उतना आपने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, सब बढ़िया है। तो हर रोज अगर हम ये काम करते जाएंगे तो हमारा कभी बैकलॉग नहीं बनेगा, कभी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाला चैप्टर मेरा छूट ही गया, मुझे आता ही नहीं है ना। जितना पढ़ाया जाएगा उतना हम समझ लेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज आज देखी तो फ्रेश है। अभी कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमें सर समझ में बहुत अच्छा आया था लेकिन हम भूल गए। जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जिनको अपने बारे में ये बातें पता है, वो उनको समझ लेना है, वो उनको रिवीजन बहुत करना है। मतलब ये एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप रिवीजन करते रहोगे लगातार, ठीक है, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो उनको अपना रिवीजन प्लान करने की, कैसे मैं रिवीजन करूं, है ना, कब टाइम निकाल निकाल के मैं थोड़ा थोड़ा देख लूं। और ये भी याद रखना है कि पहला रिवीजन जितना स्लो होगा उतना ही फास्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कॉन्जिक्यूटिव रिवीजन होंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा, 10th तक क्या करते थे, जैसे मान लो एग्जाम है, एग्जाम में पहला रिवीजन के लिए हमें मान लो एग्जाम है मान लो कल, और आज हम पढ़ने बैठे तो पता चला आज रात तक पहला रिवीजन कंप्लीट हो पाया, उसके बाद सेकंड रिवीजन 2 घंटे में हो गया। होता है ना, राइट। ऐसा, ये सुन लो भाई, बहाना बोलते जाओ, है ना, राइट, यस। तो अभी क्या है, जितना स्लो हमारा पहली बार जितना इंप्रेशन बनेगा, जितना अच्छे से हम उसको समझेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप घर पे बैठ के रिवाइज कर रहे हो, जब आप अपने क्लास नोट्स फिर से पढ़ रहे हो, जो लेक्चर आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है वो फिर से समझ रहे हो, उसमें बिल्कुल स्लो जाओ, हर चीज आराम से समझो। सर ने ये स्टेप क्यों लिखा, ये बात क्यों बताई इसके बाद, है ना, कैसे आया, ये सब बातों पे गौर करो। जल्दी नहीं करनी है कि अभी 1 घंटा पढ़ना है फिर उसके बाद गेम खेलना है तो जल्दी से इसे निपटा दो। जितनी जल्दी इधर करी ना उतनी जल्दी दिमाग से साफ, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहला रिवीजन जो है, जब आप क्लास होने के बाद आपको उसी दिन रिवाइज करना है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ा दिया, समझ लिया, फिर सर ने होमवर्क नहीं दिया, लेकिन मान लो कुछ तो उन्होंने उसको उठा के देखा नहीं, होमवर्क दिया मान लो नेक्स्ट क्लास में, अब तब नेक्स्ट क्लास तक तो हो गए 4-5 दिन, है ना, आते, या 2-3 दिन हो गए, पता चला तब तक उन वो सब भूल गए। अब होमवर्क करने बैठे तो पता चला है क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे। ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले प्लेस पे, जहां पे जिस दिन उन्हें रिवाइज करना था, जिस दिन क्लास थी, उस दिन उन्होंने रिवाइज ही नहीं किया, तो भूल गए। उस दिन समझ में आया था लेकिन भूल गए। अच्छा, ये बातें मैं आज बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम में से सारे लोग तो ऐसे होते नहीं है ना कि किसी ने बोला और समझ लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठोकर खा खा के सीखते हैं। गलती करेंगे सर, है ना, लाइफ की फेलियर से सीखेंगे हम, है ना, हम उन लोगों में से हैं। तो जो लोग ऐसा सीखना चाहे वो ऐसे भी सीख लें, है ना। ये शुरुआत में इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ अगर कुछ समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें सीख लें तो कोई बात नहीं है। बाकी मैं तो हूँ ही, है ना, मैं 2 साल आपको समझाता ही रहूंगा, फिर जब आप ठोकर खा लो तो फिर पूछ लेना कि सर हमने ठोकर खा ली है, और फिर समझा दो हमें। ठीक है, तो मैं फिर समझा दूंगा कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ पढ़ाई कैसे करनी है, पहले दिन बता रहा हूँ, है ना, जबकि अभी आपको इतना अप्रिशिएट नहीं हो रहा होगा कि सर क्या समझा रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी, है ना, कुछ समझदार लोग होंगे इनमें से, आप लोगों में से, उनके लिए ये है, वो बाकी तो सब ठोकर खा के ही सीखते हैं। ठीक है, तो
तो सबसे पहली बात यही है कि आपको क्या करना है, जिस दिन आपको जो पढ़ाया जाएगा उस दिन उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उस दिन उसको उस लेक्चर को दोबारा से सुन के रिवाइज कर लेना है पूरा, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके अगले दिन जिस दिन क्लास नहीं है, या उसके अगले दिन, है ना, कभी जब भी जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन बैठ के सॉल्व करना है। एक फिक्स आप कर लो, है ना, कि आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप 20 क्वेश्चन आप करोगे एक सब्जेक्ट के, पर सब्जेक्ट। मतलब जिस दिन आपकी क्लास नहीं है उस दिन 20 करोगे, जिस दिन क्लास है उस दिन मान लो 5 या 10 करोगे। ये फिक्स कर लो अपनी लाइफ में। तो क्या हुआ, 5-10 क्वेश्चन करना तो बड़ी बात नहीं है ना, राइट। अगर आपने ये पैटर्न बना लिया अपनी लाइफ में इस तरह का, मतलब मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप 5 करो 10 करो, कोई ज्यादा भी कर सकता है, 15-20 भी कर सकता है, whatever, but make a minimum aim and make sure कि आप हर दिन वो सोने से पहले वो एम टच कर लो, है ना। लाइफ का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप 10 क्वेश्चन भी आपने ये फिक्स कर लिए कि मैं ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन हर दिन करूंगा, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अनटिल अनलेस तुम बहुत बीमार ना पड़ जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए, कोई बर्थडे पार्टी आ जाए, कहीं कहीं बाहर घूमने गए हो, कुछ भी है ना, लेकिन शाम को आगे फिर मुझे उसका मेकअप करना है या उसके अगले दिन उसको मेकअप करना है, ऑन एन एवरेज अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो कम से कम अभी से लेके आपके एग्जाम तक आने में कम से कम 500 दिन है ना, 500 दिन है। और 500 दिन में अगर 10-10 क्वेश्चन करते हो तो हर सब्जेक्ट के आप कम से कम 5-5, 6-6 हजार क्वेश्चन कर चुके होगे, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम हर सब्जेक्ट, और उतना काफी है। अगर देखा जाए 5,000 क्वेश्चन का मतलब हर चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन कर चुके होंगे, काफी है, उससे आपको कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। तो ये एक हैबिट बनानी है, ठीक है, कि भाई हर दिन मुझे कम से कम 5-10 क्वेश्चन करने हैं ऑन एन एवरेज। अगर आपने जिस दिन क्लास है उस दिन 5 किए तो उसके अगले दिन आपको, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन 15 करने हैं, ताकि आपका एवरेज 10 तो आ ही जाए। और जो लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत कर सकते हैं वो ज्यादा करें, राइट। तो ये 2 काम आपको करने हैं। तो क्लास नोट्स बहुत थॉरोली रिवाइज करने हैं। थॉरोली रिवाइज करने के बाद क्या है, क्रॉस चेक भी करना है कि सच में आपको समझ में आ गया, सच में कोई बात आपको समझ में आ गई, या फिर अभी भी आपको वो समझ में नहीं आया। तो कैसे क्रॉस चेक होगा, अगर आप किसी को कोई बात समझा सको तो वो आपको आ गई। तो आपको अपने आप को समझाना है कि देखो भाई ये मैंने पढ़ा था, इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 4-5 पॉइंट्स हैं, तो फिंगर टिप्स पे आ गए आपके आपके कॉन्सेप्ट, है ना, फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट आ गए, राइट। किसी को समझाना होगा तो आप तुरंत समझा दोगे। अगर आपके फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो आप आसान भाषा में, अपनी भाषा में किसी को भी कुछ समझा सकते हो। तो आपको हर बार जैसे ही आपने रिवाइज कर लिया, बुक बंद कर लो, फिर उसके बाद 10 मिनट दो अपने आप को समराइज करने का फिंगर टिप्स पे। अगर इतना कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सेस जो है ना वो सब फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। और यही होता है, कई बार एग्जाम में बहुत बार होता है। अभी कुछ बच्चे जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पेस के, है ना, अभी पुराने बैच के, तो उनसे हम पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम के बाद घर आके बन गया, है ना। कई बार ये सुना होगा, ये तुमने भी देखा होगा, यू हैव एक्सपीरियंस दैट, कि सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझसे एग्जाम में नहीं बना, घर आके मेरे को बुक भी नहीं खोलनी पड़ी, बन गया। है भाई इस जोन में कोई, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो ये सब, हाथ डाउन। है ना। तो जिन बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब है आपके रिफ्लेक्सेस वीक हैं, आपको याद ही नहीं आया। आपको ये याद आया, ये मैंने पढ़ा था, लेकिन ये याद नहीं आया इसमें लगाना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या है। आपके रिफ्लेक्सेस वीक हैं, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लग गया, 3 घंटे में वो प्रोसेसिंग हुआ नहीं पूरी तरह से, 3 घंटे के बाद हुआ। तो ऐसी भी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें आपके रिफ्लेक्सेस वीक बने, आपने क्रॉस चेक नहीं किया तो वीक रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं ना। टाइम के साथ साथ मेमोरी धीरे धीरे खत्म होती रहती है। आज जो पढ़ाया गया है आज आपको याद है, फ्रेश है, आपने रिवाइज नहीं किया, 5 दिन रिवाइज नहीं किया, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, 15 दिन रिवाइज मत करो,
देखो ही मत, केवल हेडिंग याद रह जाएंगी बस, कुछ तो पढ़ाया था सर ने ऐसा ऐसा, क्या पढ़ाया था कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन शार्प करने के लिए इंश्योर करना जरूरी है, चेक करना अपने आप को जरूरी है कि सच में मुझे आ गया या नहीं आ गया, फिंगर टिप्स पे, है ना। किसी भी लेट्स से कॉन्सेप्ट को अगर आपने फिंगर टिप्स पे ले आए, इसका मतलब है आप उसे समझा सकते हो, आपको वो पूरा तरह से आ गया। तो ये पढ़ाई के लिए जरूरी है। क्लास में ध्यान से सुनना, क्लास में ध्यान से सुनने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, है ना। हम मतलब जब मैं पढ़ता था तो मुझे मेरे सर बोलते थे एक चीज, है ना, मैंने अपने टाइम पे आईआईटी कैसे क्वालिफाई किया, आई हैव क्वालिफाइड आईआईटी। तो कैसे क्वालिफाई किया, तो हमारे यहाँ बोलते थे एक बात कि स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। जितना स्लो जाओगे उतना स्मूथ हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और जितना कॉन्सेप्ट स्मूथ हो जाएगा उतना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। तो ये बात आप ध्यान रखना, जितना स्लो जाओगे शुरुआत में, जितना समझ लोगे उतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सब आ जाएगा उसके आगे पीछे का। और जितना आपका कॉन्सेप्ट स्मूथ हो गया उतना आपका पेपर में परफॉर्मेंस या फिर क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप बता पाओगे। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है पहले रिवीजन में, राइट। एक और बात, क्लास में कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं, है ना, मैं मतलब कुछ पढ़ाते जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा आप लिखते जा रहे हो, ये समझते भी जा रहे हो, लिखते भी जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे 10th की तरह आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मैंने बोर्ड भर दिया है, अब ये आपने समझ लिया, अब आप बैठ के लिखो। यू हैव टू डू दीज बोथ थिंग एटलीस्ट इन माई क्लास। आपको ये दोनों काम साथ साथ करने हैं। जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको लिखना है, जब मैं समझा रहा हूँ आपको समझना है। लिखना समझना साथ साथ चलना है, बीच बीच में गैप ले लेके समझना भी है, लिखना भी है, क्योंकि केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ना, चीजें ज्यादा लिखनी है, रादर देन मैथ्स एंड फिजिक्स कि हमने क्वेश्चन लिख दिया अब आप सॉल्व करो बैठ के। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है, थ्योरी है थोड़ी, चीजें लिखनी है, तो लिखनी समझनी साथ साथ चलना है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया सर ने, यहाँ लिख दिया सब आपको पूरा समझ में आ रहा है, मान लो ये स्टेप आपको समझ में ही नहीं आया, सर ने कैसे लिख दिया, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे। और ये कई लोगों की आदत होती है, अगर वो यहाँ उन्हें नहीं समझ में आया तो सर आगे निकल गए, लेकिन वो यहीं पड़े हुए हैं, है ना, वो यहीं स्टिक है, यार ये कैसे आया, वो आगे जा ही नहीं रहे, उन्होंने सुनना बंद कर दिया कि अब सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है, मान लो हो सकता है उन्होंने उसका कंक्लूजन निकाल लिया, फिर वो आगे देख रहे हैं, अब आगे उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आ गए स्टेप, या फिर ये भी समझ में आ गया, तो जब वो लिख रहे थे तब सर समझा रहे थे, है ना, जब वो लिख रहे थे क्योंकि राइट सर ने तो खत्म कर दिया, आप यहीं पे पढ़े थे, फिर आप पीछे 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 आते गए, तब तक पता चला सर ने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया, हमने सुना ही नहीं। राइट, तो थोड़ा डायनेमिक होना है। क्या, जब सर ने कोई स्टेप समझाया आपको नहीं आया, उस पर मारो रेड लाइन, या कोई एक कलर का पेन रख लो, ग्रीन समथिंग, है ना, जो आप केवल और केवल डाउट पे रखो, और आगे बढ़ो तुरंत, है ना। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तब आप क्रॉस चेक करोगे, ये टाइम वहां दोगे जो आप क्लास में दे रहे थे कि ये कैसे आया, आ जाएगा, है ना। तो वहीं ब्रेक नहीं लगा देने, कई लोग होते हैं ना वो एकदम रुक जाते हैं वहीं पे, और पता चला सर आगे निकल गया, यार सर ने कोई और कॉन्सेप्ट समझाया वो भी हमने नहीं सुना। अच्छा, ये किस्सा सबके साथ हुआ होगा, ऐसा कोई है जिसके साथ ये ना हुआ हो, ना हुआ हो कि कुछ सर ने समझाया, हमने राइट, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना, सबके साथ हुआ है ना, राइट। तो ये इस बात पे भी ध्यान रखना है, तो मैंने आपको बोला ना क्लास में कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा के डायनेमिक होना पड़ेगा, मतलब सर ने अगर 100% दी है तो मैंने पूरा का पूरा 80 to 90% एब्जॉर्व कर लिया, सब कुछ आ गया मुझे। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम लोग वो सारे के सारे नए होंगे, आपने पहले पढ़े नहीं होंगे, है ना, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा है कि मैं तुम्हें किसी टूर पे लेके आया हूँ और मैं तुम्हें नई जगह पे दिखा रहा हूँ, देखो भैया ये दुकान ऐसी है, यहाँ पे ये वाला फेमस पॉइंट है, ये है,
है ना। तो अगर आप मेरे साथ साथ चलते चलते ध्यान से देख रहे हो सब चीजें, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा कि हाँ सर ने इस पॉइंट पे ये बताया था कि यहाँ पे ये है ना शेर बहुत ज्यादा दिख जाता है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है ना, ऐसा बोल दिया सर ने, या फिर सर ने बोला देखो भैया यहाँ की कुल्फी बहुत अच्छी है, काइंड ऑफ, है ना। तो जो हम पॉइंट कॉन्सेप्ट से गुजर रहे हैं, तो आपको हम जो बातें बता रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी याद रह जाएंगी, और जब आप उसका रिवीजन करोगे तो आपको वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी सारी की सारी, आसान भाषा में। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यस दुर्वा, आपको डाउट है बेटा? यस स्पीक। नो सर, एक्चुअली गलती से स्पेस बटन दब गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं, बहुत ज्यादा मतलब काम आती हैं, और अगर आप इनको मिस करोगे, जैसे मान लो जो नहीं ध्यान दोगे, तो आगे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये स्मार्टेस्ट वर्क है, मतलब अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस किया धीरे धीरे, ये हैबिट नहीं बनाई अपनी, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस मनीष बेटा कुछ कह रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई करनी है। अब मैं तुम लोगों के डाउट ले लेता हूँ, नहीं तो मैं बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ना है। एनीथिंग यू वांट्स टू शेयर और एनीथिंग यू वांट्स टू हैव, लेट्स से कि सर इस पे थोड़ी बात हम कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? सबके डाउट्स क्लियर हैं? ठीक है, समझ में आई सब प्रॉब्लम जो भी हमने बताएंगी, क्या क्या आने वाली है आपको, ठीक है, और कैसे आपको उनको टैकल करना है। ठीक, तो अब केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहाँ पढ़ा है आपने? 9th में। कहाँ पढ़ा है? 9th में पढ़ा है ना? यस और नो? कोई है जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है 9th में? 9th में है ना, आई थिंक। हाँ, सीबीएसई में 9th में है, बाकी आई हैव लेस आइडिया। नहीं, एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछते हैं, ठीक है, एक आध साइंटिस्ट जो बहुत फेमस है उसके होंगे। ठीक है, कमलेश कोई डाउट है? यस। हेलो। हाँ, सर अगर मिडल ऑफ क्लास में हम लोग को अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो उसको मार्क करके नेक्स्ट इसमें पूछने का क्या डाउट लेक्चर? नहीं, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो तुरंत पूछना है, नेक्स्ट क्लास में नहीं तो तुरंत पूछना है। कोई एक स्टेप नहीं समझ में आया, या तो तुरंत पूछ लो। कई बार होता है कि कई बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ो, स्किप नहीं करना है, मतलब लगे नहीं रहना उस पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लो। आपको एक आध स्टेप नहीं समझ में आ रहा और आपको लगता है ये आपसे बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये कैसे आया, राइट। कई बार कई बच्चे होते हैं कि हर बार नहीं पूछ पाते हैं, कुछ टाइम के कारण या फिर जो भी है हेजिटेशन के कारण, तो आप मार्क करो, आगे बढ़ो, दोबारा जब रिवीजन होगा तब उसमें ढंग से देखो, फिर भी नहीं समझ में आया अगले दिन पूछो। ओके, यस, थैंक यू। ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अगर देखा जाए तो ये एक चैप्टर है जिसमें फिजिक्स बहुत है, केमिस्ट्री से ज्यादा साइंस का चैप्टर है, और इसमें फिजिक्स के कुछ डेरिवेशन भी हैं। तो अब और मैथमेटिक्स, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके कैलकुलेशन वीक है? चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं ना। 28 इंटू 5.4 डिवाइड बाई लेट्स से 1.4, अच्छा ये लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ, देखें कौन बता रहा है आंसर फास्ट। आंसर बताना है टाइप करके, देखते हैं कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं आंसर।
ठीक है, ये 1.4 है, ये 5.4 है। हाथ नहीं उठाना है, आंसर टाइप करो मैसेज में। डाउट है तो पूछ लो। यस बोलो कमलेश। नहीं सर, वो आंसर बताना है, सॉरी गलती से। बताओ अच्छा आंसर क्या है। सर 108 आ रहा है। ओके ठीक है, तो कई लोगों ने आंसर 108 दिया है, किसी ने 1.08 दिया है, किसी ने 10.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों के ऐसे ऐसे आंसर्स आए हैं उसका मतलब है कुछ कैलकुलेशन में गलती रह गई है आपकी। ठीक है, तो ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हटा, 14 से ये 2 टाइम्स गया, 2 into 54 108। तो अब और कई लोगों ने तो आंसर दिया ही नहीं, बहुत सारे लोगों के आंसर ही नहीं आए मेरे पास। तो जिन लोगों के आंसर है ना इस नहीं आए, गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन वीक है। ये क्लियरिटी है, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की कैलकुलेशन वीक है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। अच्छा एक और ले लेते हैं, लेट्स से बताओ इसका आंसर फास्ट। अब सबको बताना है ना, जल्दी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आंसर गलत आए। ओके करेक्ट ममता। ठीक है, तो अब ये है ना, अभी काफी लोगों के आंसर आ गए। चलो ठीक है, तो काफी लोगों के सही आंसर आए। अगर अब इन सारी कैलकुलेशन में ये होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल्स वगैरह याद हो, थोड़ा आइडिया हो, तो यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 32 से ये डायरेक्टली 7 टाइम्स, मतलब ये पॉइंट हटा दिया, इनटू डिवाइड 100, 7 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे पता था, खैर कोई बात नहीं। तो 7 into 21 147 डिवाइड बाय 100, तो ये जाएगा 1.47 आंसर। तो अगेन जिन लोगों ने 2 से कट किया होगा या 4 से 8 से, वो भी कर सकते हैं ना, 8 से कट कर लो पहले है ना, या 4 से कट कर लो, जो भी है कट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो लेकिन जिनके 1.47 नहीं आए आंसर है ना, उनके साथ प्रॉब्लम है, मतलब जिनके 14.7 आए हैं या 147 किसी का आंसर आया है, तो वो गलत है। ठीक है, तो मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, आप सबकी कैलकुलेशन वीक है ना। एक आध दो बच्चों को छोड़ के मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। कैसे इम्प्रूव करें? कैप डाउनलोड कर लो, कोई मैथ है ना, कैलकुलेशन समथिंग करके आता है, उस पे 10-15 क्वेश्चन खाली बैठ बैठ के सॉल्व करो, मल्टीप्लाई, उसमें ट्रिक भी आती है ना, स्क्वायर कैसे जल्दी याद हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स भी रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको है ना, ये बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कैलकुलेशन है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ा है? मोल मोल सुना है? मोल कुछ होता है मोल? हाँ, तो सेकंड चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है और उसमें भी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा
है ना, वर्क करना है। ठीक है, जश आपने नहीं पढ़ा है? कौन से बोर्ड से हो भाई? किस बोर्ड में 10th में मोल नहीं है? आपके टीचर ने स्किप तो नहीं कर दिया 10th में? एसएससी में मोल नहीं है? स्टेट बोर्ड में? हाँ करेक्ट कमलेश। कोई है भाई अपना बताएगा एसएससी में मोल है या नहीं है? ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं है तो ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कोई बात नहीं, हम तो बेसिक से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अच्छा हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आई विल ओपन। वैसे तो मैं आपको एक पहला वीडियो भेजूंगा, है ना, जो बनेगा, राइट, पढ़ाई का फर्स्ट लेक्चर मैं भेज दूंगा। उसके बाद उस चैनल को बुकमार्क कर लो, सब्सक्राइब कर लो, व्हाटएवर, लिंक को आप या तो कॉपी करके रख लो कहीं पे भी। ठीक है, तो मैं आपको फिर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली उस चैनल पे आपको पहुंच जाना है, मैं टाइम टू टाइम उस पर अपलोड कर देता हूँ। आपको कोई लिंक विंक कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि अच्छा यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, लेट्स से कैसे क्या करना है। ये दिख रही है मेरी तो स्क्रीन, राइट, इसमें आप यूट्यूब पे जाओ अभी तो। ठीक है, एंड यूट्यूब पे जाके आप डाल सकते हो शिवम तिवारी केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा एंड देन यू कैन सी द वीडियोस। तो आपको जो वीडियो आपकी होगी, आपकी वीडियो में बैच 4 नाम से डालूंगा यहाँ पे, जैसे ये बैच 3 में चल रहा है ना। सो आई एम गोइंग टू लेट्स पुट, और आप देख सकते हो कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जैसे वीडियोस यू कैन चेक। इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो इसमें काफी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सब आप यू कैन सी। ठीक है, कई कुछ की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, राइट, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो वीडियो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे जाके शिवम तिवारी केमिस्ट्री डालोगे तो आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कहाँ से आपको मतलब दोबारा से वीडियोस देखनी है। सिंपल है, मेरे वाले केस में मैं लिंक नहीं डालता हूँ, आप डायरेक्टली मेरे चैनल से देखते जाओ। ठीक है, आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी आपको, है ना, आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग। वैसे आज तो हमने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो एक तो ये बात हो गई। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात कर रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी आपको पता है डाउनलोड कैसे करते हैं, कहाँ है? चलो फिर से चलते हैं, एनसीईआरटी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे डाल दो एनसीईआरटी। तो ये आपका अगर एनसीईआरटी यहाँ पे खुल गया है, ठीक है, अगर मान लो होम खुला है, अच्छा है ना, ये मेरे में पहले से ऑलरेडी टेक्स्ट बुक करके ये ऑलरेडी है, लेट्स से मैं होम से जा रहा हूँ, मान लो कुछ ऐसा होम खुला है। आप जाओगे पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में पीडीएफ, क्या एनसीईआरटी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में पीडीएफ, यहाँ पे सेलेक्ट डालोगे क्लास 11 और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो जिसकी भी चाहिए आपको, सबकी एनसीईआरटी यहाँ पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, है ना। 11th केमिस्ट्री, सेलेक्ट बुक, केमिस्ट्री पार्ट 1, गो, है ना।
बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको यहाँ बता दे रहे हैं। अब ये पूरी आपको बुक हो गई। अगर आपको कोई पूरी बुक चाहिए तो डाउनलोड कंप्लीट बुक, अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए चैप्टर खोलो। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ आ गया आपका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड चैप्टर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ पे दबाओगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आप ऐसे इसको डाउनलोड कर लो। इसके बेसिक 2 पेज 2 या 3 पेज आपको पढ़ के आने हैं। कल ही अपनी क्लास में पूछूंगा, है ना, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, राइट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया, ये इसको बस पढ़ के आना है। ठीक है, तो पहले 2 पेज पढ़ के आना है, क्योंकि मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये 2 पेज पढ़ के आने हैं। ठीक है, देखो नाम बहुत याद नहीं रखने, नाम के बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अब जैसे किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने हुई, तो ये थॉमसन, ठीक है, मतलब ये छोटे मोटे एक आध नाम ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नाम, और हिस्ट्री में हमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये पता होना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है कमलेश, कि मतलब ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे किसने ये डिस्कवर किया, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ ले रहे हैं उसको, बट इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अलग है और ये हिस्ट्री थ्योरी अलग है, तो जहाँ कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका, राइट, कि आपको कैसे इस पे करना है, एनसीईआरटी कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो ऐसे डाउनलोड कर लो काफी सारी। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, पेज की वेबसाइट पे भी आपको एक वो मिल जाएगा, आपको लॉगिन मिल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा मतलब उसको लॉगिन मिलने में। तो आप पेज की वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट जोन में जाके, ठीक है, टाइम टेबल, रिजल्ट, ये सब आप देख सकते हो, है ना, आपको जब लॉगिन मिलेगा तब, है ना, यहाँ पे लॉगिन आएगा, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, काफी सारी चीजें, तो ये तो छोटी मोटी बातें थी, मैंने बता दी, उसमें टाइम है। ठीक है, उस बात में टाइम है। तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले 3 पेज पढ़ के आने हैं, किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी से। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री है तो पहले आप पढ़ के आओगे, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ओके, चलो फिर आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।